हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो प्रो एजुकेयर। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़े अच्छे और शानदार होंगे। तो बच्चे, आज हम एक बेहतरीन सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो कि फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर और ट्रेजरी ऑफिसर का सिलेबस है। ये हमारा मेंस का सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम मेनली मैथमेटिकल सिलेबस डिस्कस करेंगे और देखेंगे हम किस तरह की अप्रोच इस कोर्स में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं लीनियर अलजेब्रा से। क्या है लीनियर अलजेब्रा? जैसे लीनियर अलजेब्रा को लीनियर अलजेब्रा जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग में वेक्टर स्पेसिस के बारे में अक्सर पूछा जाता है। जैसे वेक्टर स्पेसिस क्या होते हैं। अब इनके रिगार्डिंग 10 से 11 प्रॉपर्टीज आती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर हमें मेंस में क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ वेक्टर स्पेस दिया गया है। आपने सिर्फ वेक्टर स्पेस ही नहीं पढ़ना होता, आपको सब स्पेस भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसी के साथ जो चीजें एडिशन नहीं है, जो एड ऑन नहीं किया, मैं साथ में करता जा रहा हूं, इसमें सब स्पेस ही बच्चे ऐड होता है अलग से। ठीक है, इसी का पार्ट है ये वेक्टर स्पेस का ही। उसके बाद हमारे पास लीनियर स्पैन भी आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको लीनियर स्पैन समझ नहीं आएगा तो आपको एल आई एल डी वैक्टर समझ नहीं आएंगे। ठीक है। तो सबसे उसके बाद हमें लीनियर स्पैन पढ़ना है। लीनियर स्पैन करने के बाद उसके बाद हम वेक्टर को चेक करते हैं कि कोई वेक्टर एल आई है कि एल डी है। एल डी वैक्टर्स, एल आई वैक्टर्स, इनके ऊपर जितने भी थ्योरम्स बन सकते हैं, जितने मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। साथ में हम ये भी नोटिस करेंगे कि बेसिस क्या है। अब जिसने पहले कभी थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा कभी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जो बेसिस होते हैं वो हमारे डिमेंशंस हमारे पास बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं और वो वेक्टर हमारे पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दें, उसी को हम बेसिस कहते हैं। और डिमेंशंस हमें कहते हैं कि तुम्हारे बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, वो हमारे डिमेंशन हो जाते हैं। फिर ऑब्वियसली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है। और अगर हम बात करें रैंक न्युअलिटी थ्योरम की, ये थ्योरम से हमें अक्सर क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि जो आपके वेक्टर्स हैं वी आई वी वन वी टू वो सारे के सारे एल आई हैं, तो इमेजेस के बारे में आप क्या कह सकते हो। सिमिलरली एल डी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर रैंक न्युअलिटी थ्योरम की बात करूं तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन की जाती है और गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक तो इसकी थ्योरम ही है रैंक न्युअलिटी थ्योरम, ये अपनी एक थ्योरम है, वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये थ्योरम क्वेश्चंस के ऊपर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो। ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो मैट्रिसेस मतलब हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। दो ट्रांसफॉर्मेशन है, उन दो ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड कैसे करना है, उनकी कंपोजिशन कैसे बनानी है और उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये हर चीज हमें पता होनी चाहिए। इसे कहते हैं मैट्रिसेस ऑफ अलजेब्रा। इसमें मेन है जो हम कंपोजिशन बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे कि टी ऑफ एस हो गया, एस ऑफ टी हो गया। इसे ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन बनाना। अगर हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, एडिशंस के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। रो रिड्यूस एंड कॉलम रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म भी आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मेन छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी जो पार्ट ऑफ चेंज ऑफ बेसिस का पार्ट होते हैं, ये चेंज ऑफ बेसिस का पार्ट बनता है बेटा। और साथ ही साथ में अगर बात करें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब अगर रैंक क्या होता है, कितनी हमारे पास नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रोज हैं, वो हमें रैंक देते हैं। और वही रैंक हम पेपर में हमें क्वेश्चन दिया जाता है, हम उसको रिजॉल्व करते हैं बाय कॉलम लगा के या बाय रो लगा के। जो हमारे पास मिनिमम आ जाता है वही हमारे पास रैंक बन जाता है। या अगर कॉलम मिनिमम आ जाती है तो कॉलम रैंक बन जाता है, अगर रो मिनिमम आ जाता है तो रो रैंक बन जाता है। उसी में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये देखने में बहुत छोटा सा लगता है पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर हम बांटें, पहले तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में बंट जाता है। उसके बाद हमारे पास कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंसी में बदल जाता है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि इसमें यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशंस हैं। ये सारे सिनेरियोज जब हम देखते हैं तब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जैसे कि लीनियर हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म होता है, फिर उसमें हमारे पास आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल बनते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल से रूट आते हैं उन रूट्स को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं और इन आइगन वैल्यू को यूज करके हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। क्ले हैमिल्टन थ्योरम का आपको पता होना चाहिए, क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या है। ठीक है। साथ में सिमेट्रिक एंड स्क्यू, ये मैट्रिक्स जितने भी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं इन पे क्वेश्चन नहीं बनता,
बट इन पे कुछ चीजें बनती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें कि ओवर रियल नंबर काम कर रहे हैं, और हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन जो होते हैं वो काम करते हैं ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये मेन आपको लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है लीनियर अलजेब्रा का, बहुत छोटा सिलेबस है। अगर इसने आपके सिलेबस में इनर प्रोडक्ट स्पेस भी ऐड किया होता, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी ऐड किया होता, तो ये बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा हुआ, उसने बहुत लिमिटेड सिलेबस रखा है कि आप बड़े आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अगर हम बात करें कैलकुलस की, कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको रियल नंबर्स का पता होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस किसका पार्ट है? रियल नंबर का तो पार्ट है। तो सबसे पहले आपको रियल नंबर का पता होना चाहिए। फिर उसका फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स, मतलब रियल वेरिएबल्स क्या हैं उनका पता होना चाहिए कि मतलब हमारे पास रियल वैल्यू का फंक्शन हो, उसे हम रियल वेरिएबल कहते हैं। अब उस फंक्शन के ऊपर हम लिमिट लगाते हैं, उस फंक्शन हम कंटिन्यूस चेक करते हैं, उस फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। हर चीज जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो सारी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मीन वैल्यू थ्योरम, अगर इसने मीन तो मेंशन कर दी बट यहाँ पे रॉलेज मेंशन नहीं करी, तो वो हमने खुद से पढ़नी होती है, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी। जैसे हम टेलर थ्योरम पढ़ते हैं, एक टेलर होती है, एक मैक्लॉरन होती है, हमें टेलर फॉर्म विद रिमाइंडर दी हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास, जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है? 0/0 की फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई, ठीक है, जैसे 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर 0, ये सारी फॉर्म 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये जितनी सारी फॉर्म्स हैं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, असिम्पटोट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीजें जितनी मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ सारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असिम्पटोट, कर्व ट्रेसिंग, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, यहां से क्या पूछा जाता है? अब यहाँ पे ना ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक बुक का नाम है, एक बुक का चैप्टर है। अब इस पे क्या बनता है? इसी इसी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पे या 3 वेरिएबल पे आपको पूछा जाएगा कि ये फंक्शन की लिमिट क्या है, इस पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसके जैकोबियंस कैसे निकाले जाते हैं, इसका डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इस जितने मेथड में आपको बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब देखो, जो हमारा ऊपर वाला काम है वो सिंगल वेरिएबल कर रहा है। जब हम f(x) x लिखते हैं, इट मीन सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहा है। और अगर मैं इसी चीज को f(x, y) x² + y² लिख दूंगा तो मुझे डबल वेरिएबल में 2 वेरिएबल का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ में रीमान की डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए। अब यहां से हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की 7 प्रॉपर्टीज आती हैं। आपको सातों प्रॉपर्टीज का प्रूफ पता होना चाहिए अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो अच्छे से। फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पे, ट्रिपल पे तो बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, बट हाँ डबल पे क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है कैलकुलस का बच्चे सिलेबस होता है। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है, मतलब अगर आपको कोई पता है कि अगर हमारे पास एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर उसको हम पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि कार्टिजन और पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट्स लिखो तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ सर्कल कोऑर्डिनेट्स लिखो तो आर हम क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। स्फेरिकल में क्या बन जाता है, वो चीजें बन जाती हैं सारी की सारी। वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए सेकंड डिग्री इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, जैसे हम x² y² z² की बात करें तो वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, बट 3 वेरिएबल है उसमें। वेरिएबल मतलब होते हैं x y z। अगर हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, अब हमें कोई इक्वेशन दी होगी, हम उसको रिड्यूस करके कैनोनिकल फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि स्ट्रेट लाइन होगी, शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, प्लेन, स्फीयर, कोन, इन सब के ऊपर जो भी थ्योरम हमारी बन सकती हैं, हम एक एक करके उन थ्योरम्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज ओडी? जब भी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है, एक में रुकिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहता है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक किसे कहते हैं कि आपको +2 क्लास की डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की 7 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 6 टाइप्स मान लो आप, जिसमें हम
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं। ये सारे इसके टाइप्स हैं। सबसे सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूलेशन ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे इसने ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया इसने। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता किस में है? ये आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमारा क्या आता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चे हमारा जाके इंटीग्रेशन फैक्टर आता है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बनेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है? यहां से क्वेश्चन रेयरली बनता है, यहां से पक्का बनता है क्लाउडेड इक्वेशन क्या है। और सिंगुलर सॉल्यूशन से भी अक्सर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर, जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं या हम कम्युलेटिव निकालते हैं, सीएफ निकालते हैं या पीआई निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? जब हमारे पास होमोजेनियस होगी तो हमें सीएफ मिलेगा, और अगर नॉन होमोजेनियस होगी तो पीआई भी मिलेगा। तो यही है कि जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल और जनरल सॉल्यूशन, मतलब अब आपको एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन दी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, उस इक्वेशन से आपने पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है, उसको इक्वल टू जीरो करके। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाता है उसके बाद आप नॉन होमोजेनियस वाला जो पार्ट होता है, जो आपके राइट साइड पे लिखा होता है, उसका यूज करके पीआई निकालते हैं। ठीक है, देखने तो बहुत लेंदी सा लगता है बट है कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि सेकंड ऑर्डर, ठीक है जी, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हो गया। यूलर कॉशी इक्वेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम सिंपल बताता हूँ डिफरेंस क्या आता है। जैसे कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, ये हमारी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसके आगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यूलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना ही फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये मेथड हमारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो साइन और कोस तक तो ठीक है, बट जब हमारे पास टैन बन जाता है, सामने कोट बन जाता है, तो मेथड ऑफ वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बन जाता है बच्चे, इनकी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपकी इनकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो इनकी प्रॉपर्टी का प्रूफ आपने अच्छे से कर लिया तो मैक्सिमम, मतलब आप देखोगे अगर लीनियर यहाँ पे क्वेश्चन आया इस ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आपको प्रॉपर्टी के बेस पे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि कोई एग्जामिनर का मूड वैसा हो कि वो ऐसा क्वेश्चन बना दे, मतलब एक फंक्शन के ऊपर तुमसे पूछ ले, पर जिस बच्चे ने प्रॉपर्टी का प्रूफ किया होगा वो ऐसा क्वेश्चन भी इजीली प्रैक्टिस कर लेगा। जैसे कि डायनेमिक एंड स्टैटिस्टिक। अब क्या है डायनेमिक? आपको मैं आपको इसमें ये नहीं बोला इन डेप्थ घुस जाओ इसमें, नहीं, जरूरत नहीं है हमें इधर जाने की। आपको एसएचएम के बारे में अच्छे से बताना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बताना चाहिए, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल्स, कंस्ट्रेन मोशन, वर्क एनर्जी। ये सारे जितने भी आप पढ़ रहे हो, जितने मैं सर्कल कर रहा हूं, इनमें से कोई भी चीज जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। इनके ऊपर जितनी भी थ्योरम्स बनती हैं, बट थ्योरम्स आप तब करोगे ना बच्चे जब आपकी बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हैं। क्योंकि आप कितना याद कर सकते हो? नहीं याद कर सकते ज्यादा ना। आप लोगों को चीजों को आप तभी एक्सप्रेस कर सकते हो जब आप लोगों को बेसिक्स पता है, तब आप थ्योरम को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं इसकी बात करूं कि वर्क, अब किसी से पूछूं कि वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फ्रिक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बच्चे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम छोड़ा जा सकता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस, मैं अभी आगे नहीं जा रहा हूं, वेक्टर एनालिसिस की बात कर दी, नीचे गॉस स्टोक्स थ्योरम में ग्रीन एनर्जी लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे। स्केलर हो गया, वेक्टर फील्ड्स हो गए, कुछ नहीं बनता, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फील्ड ऑफ स्केलर फील्ड, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ग्रेडियंट पे हाँ एग्जांपल बन सकती है, वो आप प्रूफ कर सकते हो, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल कैसे निकालते हैं। मेनली जो क्वेश्चन बनने वाला है वो यहां से बनना वाला, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री में, और इससे जिसमें आपको कर्वेचर, टॉर्शन एंड ये फॉर्मूला तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको बच्चे खा जाओ मतलब। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है ये, इसको प्रूफ करना पड़ना है हमने। अगर हम इसको प्रूफ कर पाएंगे तो हम
डेफिनेटली पेपर को क्रैक कर पाएंगे। ये हमारा पार्ट 2 आ जाता है। 6 यूनिट थे हमारे, 6 चैप्टर थे उसमें। अब सेकंड यूनिट में अलजेब्रा आ जाता है। अलजेब्रा से मॉडल अलजेब्रा कहते हैं। मॉडल अलजेब्रा में रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और फील्ड थ्योरी का अक्सर मेंशन होता है। अब जब हम मॉडल अलजेब्रा के ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं तो ग्रुप आ जाते हैं सब। अगर ग्रुप आएंगे तो सब ग्रुप भी आएंगे, सब ग्रुप आएंगे तो अबिलियन भी आएगा। अबिलियन ग्रुप यहाँ मेंशन नहीं है, बट आप लोगों को समझना है। फिर साइक्लिक आ जाएंगे। अगर साइक्लिक आ गया, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन ग्रुप, तो वहीं से हमारे अबिलियन ऑटोमेटिकल आ गया, कोसेट्स आ गए। अगर हमारे पास सब ग्रुप आ रहे हैं तो लाग्रांज थ्योरम भी आएगी। लाग्रांज थ्योरम यही तो बताती है कि सब ग्रुप है कि नहीं। अगर सब ग्रुप आ गए तो नॉर्मल सब ग्रुप भी आएंगे, फिर क्वेश्चन ग्रुप्स भी आएंगे, होमोमॉर्फिज्म भी आएगी। अगर होमोमॉर्फिज्म आ गई है तो क्ले भी आएगी और परमुटेशन ग्रुप्स भी आएंगे। इनमें से सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आपको सीलो थ्योरम्स एक होती हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो सीलो थ्योरम्स होती हैं, बट यहां पे मेंशन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बहुत बेसिक सिलेबस है हमारा अलजेब्रा का। उसके बाद हमारे पास रिंग्स आ जाती हैं, सब रिंग्स आ जाती हैं, आइडियल्स आ जाते हैं। डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इनके बेस्ड पे थ्योरम्स आपको पता होने चाहिए। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या है, पीआईडी क्या है, ईडी क्या है, यूएफडी क्या है, फील्ड क्या होती है, क्वेश्चन फील्ड्स क्या हैं। बच्चे देखो, आपको ना फील्ड थ्योरी मेंशन नहीं है सिलेबस में, आपको ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी दी गई है, और रिंग थ्योरी का बहुत बेसिक्स पार्ट दिया गया है। इसमें इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड ही नहीं है, विच मीन्स हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो रिंग और सब रिंग या आइडल के ऊपर से ही बन जाएगा। बहुत रेयरली है कि अगर आपको डेफिनेशन आईडी की डेफिनेशन पता है, इंटीग्रल डोमेन होती क्या है, फील्ड क्या होती है, अगर आप लोगों ने कभी फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी ही नहीं है, क्या कहता है फील्ड? फील्ड कहता है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे रिंग में होना चाहिए, हमारे फील्ड में होना चाहिए। अगर हमारे रिंग में हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स वहां पे है तो फील्ड बनती है। जो फील्ड होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, बट इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, जब हम क्लासेस करेंगे सब समझेंगे, और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को हम थ्योरम पे इंप्लीमेंट करेंगे। बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है हर बच्चे के लिए। धीरे धीरे अप्रोच से करेंगे, कि बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे। आप भी मेरे साथ मेहनत करना, आप देखना कि आप इन क्लासेस से कितने ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हो। ठीक है। जैसे कि फिर रियल एनालिसिस आ जाता है, कि रियल एनालिसिस बहुत वास्ट टॉपिक है। तो पीछे जो हमने पढ़ा, इसमें क्या क्या नया ऐड होगा, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ऐड हो जाएंगी बच्चे। जैसे कि रियल नंबर सिस्टम इज ऑर्डर्ड फील्ड विद उसका लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होती है। फिर सीक्वेंस आ जाएगा, फिर लिमिट्स आ जाएंगी, फिर कॉची सीक्वेंस आ जाएंगी, फिर कंप्लीटनेस ऑफ रियल लाइन आ जाएगी। ठीक है। फिर सीरीज आ जाएंगी, फिर सीरीज के ऊपर लगने वाले टेस्ट आ जाएंगे। एब्सोल्यूट आ गई, कंडीशनल आ गई, अब इसके ऊपर जितने भी हैं वो टेस्ट आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है। वैसे रेबीज टेस्ट हो गया, रेशो हो गया, रूट हो गया, इंटीग्रल हो गया, कंपैरिजन टेस्ट हो गया, पी टेस्ट हो गया, इंटीग्रल टेस्ट हो गया, अल्टरनेटिंग टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट हमें पता होने चाहिए। अगर हमें ये पता होगा तभी तो हम उसके बाद हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का पता होना चाहिए। अगर हमें टेस्ट आते हैं उसके, तभी तो हम उसके बाद फंक्शन ऑफ सीक्वेंस कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ सीरीज कर सकते हैं। ये कब करते हैं हम? उसके बाद आता है बच्चे continuity and uniform continuity of functions and properties of conditions on a compact set। अगर रियल नंबर प्रॉपर आ रहा है तो रीमान इंटीग्रेशन कभी पीछे रह ही नहीं सकती। रीमान इंटीग्रल हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हो गए, फंडामेंटल थ्योरम, दो थ्योरम्स है फंडामेंटल की, वही देखेंगे हम, और दोनों थ्योरम से क्वेश्चन बन जाता है। अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मतलब 2 से या 3 वेरिएबल होंगे, उसका मैक्सिमम या मिनिमा होगा। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कैलकुलस पार्ट में, और यही हम रियल एनालिसिस में भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ना बहुत छोटा सिलेबस दिया गया है। जैसे कि आपको एनालिटिकल फंक्शन का पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता है कि एनालिटिकल फंक्शन क्या होते हैं। ऐसा फंक्शन जो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, उस पॉइंट के नेबरहुड पे डिफरेंशिएबल हो, उसे हम कहते हैं एनालिटिकल फंक्शन। सीआर इक्वेशन हेल्प करती है हमारे फंक्शन को एनालिटिकल बनाने में। फिर कोशी की थ्योरम्स है हमारे पास, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला आ जाता है। जैसे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा ही होगा सबने, कि n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई योटा इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे f ऑफ z dz हो जाएगा, यहाँ पे z माइनस ए रेस्ट पावर n+1। ये फॉर्मूला है किसका? कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। फिर पावर सीरीज आ जाएगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन आ जाएगा। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज किसके लिए काम करती है? एनालिटिकल फंक्शन के लिए काम करती है। सिंगुलैरिटीज, दो तरह की सिंगुलैरिटी पाई जाती है, कि आइसोलेटेड होती है, कि नॉन आइसोलेटेड होती है। आइसोलेटेड में क्या होता है? आइसोलेटेड में होता है हमारे पास पोल भी आता है, हमारे पास रिमूवल सिंगुलैरिटी भी आती है, हमारे पास सेंसिटिव सिंगुलैरिटी भी आती है।
फिर उस सिंगुलैरिटी को रिमूव करने के लिए कोशी रेसिड्यू थ्योरम को पढ़ना पड़ता है, काउंटर इंटीग्रेशन को पढ़ना पड़ता है। बहुत आसान है बच्चे, ये सिलेबस तो इतना आसान है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, कि आप बोलो कि मैं आपको 10 से 12 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा विद थ्योरम्स, विद कंसेप्ट। बिल्कुल नीच लेवल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल स्टार्ट करेंगे, तब भी आप देखना कि आप कितने आराम से इनको सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओगे। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसे हम कहते हैं एलपीपी। लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिक सॉल्यूशंस का आइडिया पता होना चाहिए। बेसिक सॉल्यूशन होते क्या है जी, ठीक है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, अगर आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जानना चाहते हो, पहले आपको फिजिबल सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, और ग्राफिकली अप्रोच, सिंपलेक्स मेथड एंड ड्युअलिटी मेथड। इसमें बिगम मेथड मेंशन नहीं है, टू फेस मेथड मेंशन नहीं है। तो इट मीन सिलेबस इतना छोटा है बच्चे, इस 7 दिन में हो जाएगा पूरा का पूरा, 7 डेज में। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट करूंगा, मैं +2 क्लास से भी स्टार्ट करूंगा, तब भी हम 7 दिन में खत्म कर देंगे इस टॉपिक को पूरे के पूरे को। अब हम आगे चलते हैं पार्शियल, जैसे मतलब पीडी, ओडी फर्स्ट यूनिट में आ गया और पीडी दूसरे में आ गया। मेनली जो पीडी के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वो अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बिकॉज पीडी में वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लप्लास इक्वेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये रही तुम्हारी हीट इक्वेशन, ये रही लप्लास इक्वेशन। कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म हमें बताती है कि ये हाइपरबोला है, पैराबोला है, कि ये हमारा एलिप्टिक है। यहां लिखा है ना, देखो कैनोनिकल फॉर्म के बारे में लिखा है ना, देखो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास कोशीज मेथड, मतलब कोशी का ना हमें ऐसा दिया जाता है जिसको हम ऐसा कन्वर्ट करते हैं, आपको याद होगा, इसमें हम कोशी लगाते हैं, कोशी लगाते हैं इसमें। उसके बाद हम सोल्यूशन निकालते हैं, हम कर्व से निकालते हैं, और ये इसी कहते हैं कोशी मेथड। और इसी के रिगार्डिंग एक मेथड है चरपट मेथड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चरपट मेथड। अगर आपने चरपट मेथड नहीं करा, बिकॉज ये जो पहले दो लाइन्स है ना, बेसिक्स की बात करता है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, ये सिर्फ बेसिक की बात करता है, क्यूजी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पीडी क्या होती है, हमें यहां से क्वेश्चन नहीं बना, हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट होता है यहां से। बाकी सब बेसिक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम वो भी पढ़ेंगे, बट आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए पहले तो अच्छे से, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। न्यूमेरिकल मेथड इधर प्रॉपरली सॉल्व करने वाला है, जैसे कि अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। आई होप आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशंस का पता होगा। अलजेब्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशन होती हैं जिनके कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो एज अ क्या होते हैं, रैशनल्स होते हैं, उसे कोएफिशिएंट रैशनल्स में लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं अलजेब्रिक। और ट्रांसेंडेंटल वो होते हैं जिनके कोएफिशिएंट्स रैशनल के नहीं होते। फिर उसके बाद हमारे पास 4 मेथड आते हैं, जैसे बाइजेक्शन मेथड हो गया, न्यूटन फोल्सी हो गया, न्यूटन रिप्सन मेथड हो गया। यहाँ पे कौन सा मेंशन नहीं है, सेकंड मेथड मेंशन नहीं है, बट अगर नहीं मेंशन तो हमें करना भी नहीं है, बट हमें थोड़ा सा उसका आइडिया भी लेके चलना है, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछो कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से, मैं बोलूंगा न्यूटन रिप्सन मेथड से आएगा, आएगा ही आएगा। इसमें आइट्रेशन आती हैं, आप आइट्रेशन को सॉल्व कीजिए, आपको लग जाएगा पता। उसके बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड आते हैं, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, गॉस सिडल, दैट्स इट। ये 3 मेथड है। एलिमिनेशन हम बचपन से करते आए हैं, एलिमिनेशन मेथड बचपन से करते आए हैं, बस गॉस सिडल और गॉस जैकोबी। वैसे इसे जॉर्डन लिखा है, बट हम इसको जैकोबी होता है, इसे जॉर्डन लिखो या जैकोबी लिखो, बोथ हैव सेम मीनिंग, ठीक है। उसके बाद वैसे तो सिमेट्रिक की बात करें तो इसके बाद जो आता है हमारे पास ये होता है यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, पिकार्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यूलर मॉडिफाइड मेथड, आर के सेकेंड ऑर्डर, आर के फोर्थ ऑर्डर, जो नीचे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में। बट इसके बाद हम ये पढ़ते हैं, अगर सिमेट्रिक की बात करें। अगर इसके बाद की बात करें, उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, इंटरपोलेशन और लैग्रांज इंटरपोलेशन, ये उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आते हैं ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, विडल रूल एंड कोशी-ग्रेस्चर फॉर्मूला। ये आपको पता होने चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहां तक तुम्हारी इंटीग्रेशन एग्जैक्ट शो करती है। अगर आपको पता होगा कि हम यूज क्यों कर रहे हैं, अगर आपने कभी ट्रेपेजोइडल रूल लगाया होगा, सिम्पसन लगाया होगा, तो आपने देखा होगा कि हम इंटीग्रेशन को ही तो तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं उसको, क्या नीड पड़ेगी उसको तोड़ने की?
क्योंकि जब हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं ना, वो एरर शो करता है। पर जब हम बहुत बड़े काम पे कर रहे हैं, सपोज मैंने कोई रॉकेट स्पेस पे भेजना है, तो हमें कैलकुलेशन एरर नहीं हो सकता। तो उन कैलकुलेशन एरर को रिमूव करने के लिए ये मेथड्स, ये रूल्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें बाइनरी सिस्टम होते हैं, बाइनरी सिस्टम 0 1 वाला, उसमें अर्थमेटिक लॉजिक्स में लॉजिक ऑपरेशन से एंड गेट आ गया और इससे चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अब किसी नंबर को आपने ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्जन की यहाँ पे बात हो रही टोटली। ठीक है, बेसिक लॉजिक एंड और नॉर, इनकी बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अनसाइंड इंटीग्रेट, साइंड इंटीजर्स एंड रियल एंड डबल, प्रेजेंस ऑफ रियल्स एंड लॉन्ग इंटीजर्स। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ईजी हैं, इजीली अचीवेबल हैं, और हम बहुत आराम से चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। किसी बच्चे ने अगर पढ़ा होगा तो मैकेनिक्स में, इसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, इसमें सबसे पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, लग्रांज, हैमिल्टनियन, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से देखो, आपको लग्रांज को प्रूफ करना आना चाहिए, आपको हैमिल्टनियन को प्रूफ करना आना चाहिए, आपको डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेरे को अकॉर्डिंग यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, इन तीनों से ही एक क्वेश्चन बन के तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात भी करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसने कौन कौन सी इसमें ऐड की हैं वो देख लेते हैं। इसने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ ऐड की है और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन यहाँ ऐड की है। ठीक है, इसमें अभी तक इक्वेशन ऑफ स्टेट मेंशन नहीं करी, तो हमने पढ़नी भी नहीं है। यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इनविस्ड फ्लो, ये नहीं बनता, स्ट्रीमलाइन से कुछ नहीं बनेगा, पाथ ऑफ पार्टिकल से कुछ नहीं बनेगा। टू डिमेंशनल एंड एक्सिसमेट्रिक मोशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्या क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और साथ में टू डिमेंशनल एक्सिसमेट्रिक मोशन इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को ये सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा, आप रिलेट कर पाए होंगे। तो बच्चे, अगर आप सच में आप सच में अगर तैयारी करना चाहते हो ना, तो आप एक बार इस कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें। आपको रिजल्ट लगेगा पता कि अगर आपका बेसिक भी वीक है ना, तो आपका बेसिक भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत जल्द हम इसका कोर्स लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।